हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। न्यूज़पेपर में आप सबने न्यूज़ तो देख ली होगी कि नेपाल में बहुत जबरदस्त प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ओके, तो आज के वीडियो में हम पहले तो ये देखेंगे कि ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्या चीज़ है जिसने इसको ट्रिगर किया। बट जो वो ट्रिगर है वो इसका एक्चुअल रीज़न नहीं है। इसका जो एक्चुअल अंडरलाइंग रीज़न है वो कुछ और है, जो कि नेपाल की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। तो आज के वीडियो में हम नेपाल की पूरी जो हिस्ट्री है ना, वो भी देखेंगे कि किस तरह से ये जो वॉयलेंस है, ये जो प्रोटेस्ट हैं, ये कोई नेपाल के लिए नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक रेगुलर इंटरवल्स पे होने वाला फिनोमेना है, जो कि नेपाल में डेमोक्रेसी के नेचर से रिलेटेड है। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, हियर इज़ अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूँ और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूँ। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग-अलग भूमिकाओं में अलग-अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई आल्सो यूज्ड टू बी अ यूपीएससी मेंटर एट स्टडी आईक्यू आईएएस। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज़ करके पढ़ सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाई व्हाई इज नेपाल बर्निंग, ऐसा क्या हो रहा है कि वहां पे इतने प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आग लग रही है। तो न्यूज़ जो है वो ये है कि नेपाल इस समय एक बहुत बड़े पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा है, जहाँ पे वहाँ के जो यंग लोग हैं, जिनको हम जेन ज़ी कहते हैं, जो कि 1996 के बाद पैदा हुए हैं, वो एक्चुअली प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उनके देश में ऑनेस्ट लीडर्स आएँ और करप्शन खत्म हो, जो कि बहुत ही एक अच्छी डिमांड है। और सिर्फ नेपाल के यूथ ही नहीं, आई थिंक इंडिया का और दुनिया के हर देश का यूथ यही चाहता है कि उनके लीडर्स जो हों वो ऑनेस्ट हो और वहाँ पे करप्शन जो है वो खत्म हो जाए। बट ये प्रोटेस्ट जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा वायलेंट हो गए हैं और इसकी वजह से वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली, उनको रिज़ाइन करना पड़ गया है। तो चलो देखते हैं कि अब इसके पीछे रीज़न्स क्या-क्या हैं। पहला जो इसका ट्रिगर है, जो जिस वजह से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए, वो ये था कि वहाँ पे सोशल मीडिया बैन हो गया। हुआ क्या कि वहाँ की गवर्नमेंट ने 27th ऑफ अगस्त को वहाँ के सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग को फॉलो करते हुए एक ऑर्डर दिया कि जितने भी नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ में। और कुछ रूल्स भी बनाए कि प्लेटफ़ॉर्म्स को नेपाल में अपना एक ऑफ़िस खोलना होगा, एक लोकल कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपॉइंट करना होगा और ग्रीवेंस रिड्रेसल यानी शिकायत अगर किसी को कुछ होती है, तो उसको एड्रेस करने के भी मैकेनिज़म्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। और अगर वो इनको कंप्लाई नहीं करेंगे, तो उनके प्लेटफ़ॉर्म को नेपाल से ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये कोई गलत स्टेप नहीं है। इंडिया में भी ये रूल हैं, यूरोप में, यूएसए में, दुनिया के लगभग हर देश में ये रूल्स हैं। तो नेपाल भी अगर ये रूल लेके आया, तो यहाँ पे कुछ गलत नहीं किया। बट साथ में नेपाल की गवर्नमेंट ने जो गलती की, वो ये थी कि उन्होंने सिर्फ 7 दिन दिए इन सोशल मीडिया कंपनीज़ को अपने आप को रजिस्टर करने के लिए और ये सब प्रोसीजर फॉलो करने के लिए। एज़ अ रिज़ल्ट होता क्या है कि जो चाइनीज़ ऐप्स हैं वहाँ पे, जैसे टिकटॉक है, वाइबर है, इन्होंने कंप्लाई किया इन ऑर्डर्स के। इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर ये सारी कंडीशंस पूरी कर दी। बट जो वेस्टर्न प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जो कि जनरली हम इंडिया में भी देखते हैं, यूरोप में भी देखते हैं, यूएसए में भी देखते हैं, इनमें थोड़ा-सा एक ईगो है कि हम तो बड़ी कंपनी है और ये कंट्री हमारे बिना काम नहीं चला पाएँगे। जो कि फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, व्हाट्सऐप, इन सब का एक कॉमन जो है इश्यू है और ये हर देश में हमें देखने को मिलता है। और इसका रीज़न है कि इन लोगों का जो टर्नओवर है या जो इनका रेवेन्यू है, ओके? वो कई देशों की इकोनॉमी से भी ज़्यादा है, दैट्स व्हाई इनमें ये घमंड आ जाता है। तो अब क्योंकि इन्होंने रजिस्टर नहीं किया, तो नेपाल गवर्नमेंट ने इन सब ऐप्स को ब्लॉक कर दिया। तो अब ब्लॉक किया तो क्या हुआ कि मंडे को बहुत सारे जो यंग लोग हैं, वो इकट्ठा हो गए काठमांडू में, ओके? और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने लगे। अब इस प्रोटेस्ट को दबाने के लिए वहाँ की पुलिस ने फायरिंग की और लगभग 19 से 20 प्रोटेस्टर्स जो हैं, उनकी जान चली गई। ओके, अब इस ब्रूटल एक्शन से जो 19 प्रोटेस्टर्स की डेथ हुई ना, वहाँ की जनता को बहुत गुस्सा आया और वहाँ का शॉक लगा। और नेक्स्ट डे प्रोटेस्टर्स ने जो वहाँ पे बहुत ही गंदे तरीके से रैम्पेज मचा दिया, पार्लियामेंट जला दिया, गवर्नमेंट ऑफिसेज जला दिए, पुराने जो पीएम थे, पार्टी ऑफिसेज थे, उनके घरों को सबको आग लगा दी। तो अब ये प्रोटेस्टर हैं कौन?
जेन ज़ी प्रोटेस्टर जिनको कहा जा रहा है, तो जेन ज़ी जनरली उन लोगों को कहते हैं जो 1996 से 2012 के बीच में पैदा होते हैं। और ये लोग फेसबुक पेजेस या ट्विटर पेजेस जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन नेपाल जैसे इन पेजेस पे ये लोग अपने व्यूज रखते थे, वहां पे अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते थे रिगार्डिंग कि किस तरह से नेपाल में जो करप्शन है वो बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड हो चुकी है। ओके, किस तरह वहां पे नेपोटिज्म बहुत बढ़ रहा है कि वहां के पॉलिटिकल लीडर्स और जो भी अमीर लोग हैं, जजेस हैं, ऑफिसर्स हैं, उनके बच्चे किस तरह से एक लैविश लाइफस्टाइल जी रहे हैं और विदेशों में जाके पढ़ रहे हैं, जो कि देखा जाए तो इंडिया के लिए भी बिल्कुल सेम टू सेम सच है। यहाँ पे भी आप आईएएस ऑफिसर्स या फिर जजेस, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, इनके बच्चों को देख लो। ओके, दे हैव एन अनफेयर एडवांटेज अबव अस, चाहे वो फिर गवर्नमेंट जॉब्स में हो, चाहे वो प्राइवेट एंटरप्राइज में हो। और नेपाल के लोगों को लगता था, वहां के यूथ को, कि हमारे लिए ना तो जॉब है ना अपॉर्चुनिटीज है, और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो एक लग्जरी की लाइफ जी रहे हैं, जबकि ऑर्डिनरी लोग जो हैं वहां पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अब इस प्रोटेस्ट में अटैक किस किस पे किया गया? तो सिर्फ ऑफिसेज या पार्लियामेंट जला के ही ये लोग नहीं रुके। पुराने 5 एक्स-पीएम्स के हाउस घरों को जला दिया गया, जिनमें ओली, प्रचंड, माधव नेपाल, ये सब बताऊंगा आगे कौन लोग हैं, पूरी हिस्ट्री हम डिस्कस करेंगे। एक की वाइफ को और उनको पीटा गया, एक पीएम को, और एक जो पीएम है उनकी वाइफ जो है वो आग में जल के मर गई, जो कि बहुत ही ट्रेजिक घटना है। इसी तरह और भी नुकसान हुए हैं, जो वहां की नक्खू जेल है उसको भी जला दिया गया, और वहां से एक ओली की जो क्रिटिक हैं उनको फ्री किया गया, और बहुत सारे प्रिजनर्स को भी वहां से फ्री कर दिया गया है। बट सोचने की बात यह है कि सोशल मीडिया बैन जो है इसने इतना सारा एकदम पूरा नेपाल क्यों जला दिया? तो जेन जी क्या, मतलब मिलेनियंस भी, और अपने इंडिया में देखे तो इवन बूमर्स भी सोशल मीडिया को यूज करते हैं। ओके, और वहां पे अपने ओपिनियंस रखते हैं, अगर उन्हें किसी गवर्नमेंट पॉलिसी से गुस्सा है तो वो उसको रखते हैं, और भी बहुत चीजों के। दूसरा, क्योंकि नेपाल में हम आगे देखेंगे कि इकोनॉमी का बुरा हाल है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वगैरह नहीं है, तो सोशल मीडिया से उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। उनको ये लग रहा था कि हम भी आगे जाके इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं और यहाँ से हमें पैसा आ सकता है। नेपाल से बहुत सारे लोग हैं वो बाहर रहते हैं, या फिर वो पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ऐसे कम्युनिकेशन के लिए भी सोशल मीडिया का बहुत रोल है। और जब ओली गवर्नमेंट ने इन 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो कि बड़े वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको बंद कर दिया, तो एक तरह से वहाँ के यूथ को लगा कि हमारी आवाज़ दबाई जा रही है और हमें सफोकेट किया जा रहा है, और इस तरह से उनका जो गुस्सा है वो फूटा और वो सड़कों पे आ गए। बट ये तो था एक सुपरफिशियल रीजन, ये था ट्रिगर कि जिस चीज़ से ये सब शुरू हुआ। बट असली कारण क्या है नेपाल में आग लगने का, नेपाल का इतना बुरा हाल होने का? तो सबसे पहला जो सबसे मेन रीजन है ना, या फिर हम क्रक्स अगर लगाएं, तो वो है वहां की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वहां का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो। तो ट्रिगर तो हमने देख लिया कि सोशल मीडिया बैन और पुलिस फायरिंग है। बट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में अगर हम देखें तो नेपाल जो है वर्ल्ड की सबसे अनस्टेबल डेमोक्रेसी है। 1990 ऑनवर्ड्स वहां पे 30 बार पीएम चेंज हो चुका है, यानी कि लगभग हर साल में एक पीएम चेंज हो रहा है। ओके, और कोई भी पीएम 1990 से 2025 तक अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया 5 साल का। हर पीएम का एवरेज टेन्योर लगभग 1 साल 2 महीने ही होता है। और नेपाल जो है ग्लोबली रैंक 1 करता है लीडरशिप टर्नओवर में, कि कितनी जल्दी जल्दी वहां पे पीएम बदलते हैं। और इसका इफेक्ट क्या होता है कि वहां की गवर्नमेंट वीक होती है। और जो वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं वहां पे ये दल बदलू काम भी बहुत जाता है, आया राम गया राम, अब इस पार्टी को छोड़ के इसमें जा रहे हैं, अब इसमें जा रहे हैं, पैसे लेके एमपी एमएलए खरीदे जा रहे हैं, तो अनएथिकल अलायंसेस की भी वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। आप इसको अपने जीएस4 में एज एन एग्जांपल मेंशन कर सकते हो। कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट इतना जल्दी जल्दी चेंज होगी, जैसे इंडिया में भी हो रही थी 1990 से लेके और ऑलमोस्ट 1999 तक इंडिया में भी ऐसा ही रहा था, तो कोई लॉन्ग टर्म विजन नहीं रहता, पॉलिसीज जो है अनस्टेबल हो जाती हैं, बाहर से कोई आके इन्वेस्ट नहीं करता, जॉब्स वगैरह नहीं मिलती हैं। डिटेल में देखेंगे अभी इसको, बट थोड़ा आउटलाइन दे रहा हूँ। अब वहाँ पे जो जवान लोग हैं, जो यूथ हैं, उनको जॉब भी नहीं मिल रही है, क्योंकि नेपाल में हमने देखा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो उसकी वजह से हाई अनएम्प्लॉयमेंट है, खास करके यंग लोगों में। इनमें से 22.7% जो कि 15 से 24 साल की उम्र के बीच में हैं,
अनएम्प्लॉयड हैं, यानी कि लगभग 1/4 यूथ वहाँ का अनएम्प्लॉयड है, जो कि वहाँ की नेशनल एवरेज का डबल है। गाँव में खास करके ये हालत बहुत बुरी है, क्योंकि वहाँ पे जो एक तो एजुकेशन के एवेन्यूज़ नहीं है, ब पढ़ने लिखने का साधन नहीं है, ऊपर से जॉब्स भी कम है, और अगर कोई जॉब कोई पढ़ लिख भी लेता है, तो भी वो जॉब मार्केट में नहीं घुस पाता, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ इतनी कम है। और जो एजुकेटेड यूथ है, जैसे मैंने बताया, उनके लिए भी लिमिटेड अपॉर्च्युनिटी है। सिर्फ काठमांडू एक ऐसी जगह है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम है, 7.6, अदरवाइज बहुत ही हाई है, 22.7% के आसपास। तो इसका इम्पैक्ट ये होता है कि जो वहाँ के जेन ज़ी हैं, जो यंग लोग हैं, उनको अपना करियर बिल्ड करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, और इससे दे वर फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, और वो सोशल मीडिया पे जाके अपनी भड़ास निकालते थे, बट आपने फिर वो सेफ्टी वाल्व भी उनका बंद कर दिया, तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा है माइग्रेशन। अब क्योंकि उनके देश में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो जो नेपाली यूथ है, वो देश से बाहर जाके काम करते हैं और पैसे कमाते हैं। तो अराउंड हर 4 में से 1 आदमी अपना घर छोड़ के विदेश जाता है काम करने के लिए। अब नेपाल की टोटल पॉपुलेशन ही 3 करोड़ है। उनमें से लगभग 80 लाख यूथ जो हैं, या अच्छे 80 लाख लोग जो हैं, वो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं। इमेजिन, ये अब सोचो, इंडिया की पॉपुलेशन का इतना बड़ा हिस्सा बाहर चला जाए, तो इससे क्या होता है कि नेपाल के जो हाउस होल्ड हैं, वो फीमेल हेडेड बन गए, क्योंकि मेल्स तो बाहर चले गए हैं, तो उनको लेडीज घर चला रही हैं। एज एन एग्जांपल, 1995-96 में सिर्फ 13.6% हाउस होल्ड थे जो फीमेल हेडेड थे, बट अभी 37% के करीब जो हैं, वो फीमेल हेड। अब कोई घर से बाहर जाएगा, वो भी फ्रस्ट्रेट होगा कि अगर काश मेरे गांव में मेरे को रोजगार मिल पाता। हम भी सोचते हैं ना, तो यहाँ शहर में धक्के नहीं खाने पड़ते, छोटा-सा कमरा लेके किराए पे नहीं रहना पड़ता, और इस तरह की चीज़ें। और ये माइग्रेशन भी खास करके यंग लोगों की है, जो 15 से 29 साल के बीच में, जो अपने गाँव के गाँव-गँवांड को छोड़ के और बाहर चले जाते हैं। अब जो रेमिटेंसेस है, जो ये लोग बाहर जाते हैं, ये नेपाल में जो पैसा दे भेजते हैं, ये नेपाल के जीडीपी का 1/3 है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है, जिससे पता चलता है कि नेपाल का जीडीपी जो है, वो एक्सट्रीमली डिपेंडेंट है विदेशी इनकम पे। ओके। और क्योंकि ज्यादातर रेमिटेंसेस इंडिया या फिर कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई वगैरह से आते हैं, और अब सोशल मीडिया बंद हो गया है, और सोशल मीडिया इन लोगों को एक चीप एवेन्यू प्रोवाइड करता था अपनी फैमिली से कांटेक्ट कर में रहने का। अब वो भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, तो एक फ्रस्ट्रेशन जो है, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जो है, वो नेपाल पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली बन गया था। इसके ऊपर से सोशल इनइक्वालिटीज भी वहां पे एग्जिस्ट करती हैं, कि अर्बन और रूरल में वहां पे बहुत ज्यादा गैप है। खास करके एजुकेशन का देखें, हम पैसे का देखें, तो ये बहुत बड़ा गैप है। उसके ऊपर से जेनजी को अपना कोई फ्यूचर नजर नहीं आता वहां पे, और वहां पे जो रईस हैं, जो एलिट्स हैं वहां के, ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, जजेस, आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, उनके जो बच्चे हैं, वो मौज ले रहे हैं लिटरली। तो उनको नेपो किड्स कह के ये इन सोशल मीडिया पेजेस पे डिस्कस करते थे, और जबकि उन्हें लगता था कि हमें खुद अपने घर छोड़ छोड़ के विदेशों में जाके और काम करना पड़ रहा है, या हमें अगर घर रहते हैं तो अनएम्प्लॉयड रहना पड़ रहा है, जबकि ये लोग जीवन के मजे ले रहे हैं। तो ये गुस्सा भी एकदम से सारा का सारा इन पॉलिटिकल एलिट्स की तरफ डायरेक्ट हुआ, जो कि नेपाल के 2 बार पीपल मूवमेंट होने के बाद भी नेपाल को डेवलप नहीं कर पाए। ये हम देखेंगे कि क्या है पीपल्स मूवमेंट और ये सब आगे जब हम नेपाल की हिस्ट्री देखेंगे। तो इसलिए इन डेली स्ट्रगल, स्ट्रक्चरल इश्यूज, साइकोलॉजिकल टिपिंग पॉइंट और ये ग्रिप, सब चीजों से परेशान होकर फाइनली नेपाल का जो यूथ है, उन्होंने मैटर अपने हाथ में लिया। तो जहां मैटर बड़े होते हैं, वहां नेपाल के यूथ खड़े होते हैं। तो ये है नेपाल की पॉलिटिकल हिस्ट्री की मतलब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हिस्ट्री, के 2008 से किस तरह वहां पे 14 गवर्नमेंट्स बदल चुकी हैं, और ये सब इतनी बार कौन कितनी 11 से 13, और ये सब इस तरह से। थोड़ा सा एक इकोनॉमिक सिचुएशन पे भी अगर नजर डालें, तो नेपाल के जो 3 करोड़ लोग हैं, उनमें से 20% जो हैं वो पॉवर्टी में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। और जो नेपाल के सबसे अमीर 10% है, वो वहां के गरीबों से, गरीब 40% से, जनता से 3 गुना ज्यादा पैसा कमाते हैं, जिससे वहां का इकोनॉमिक डिवाइड देखने को मिलता है। अनएम्प्लॉयमेंट में अगर देखें, तो 15 से 24 साल की उम्र के बीच के लगभग 1/4 यूथ जो है, वो अनएम्प्लॉयड है। और वहां के लगभग 2 मिलियन जो लोग हैं, लगभग 20 लाख लोग जो हैं, वो विदेशों में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में, एग्रीकल्चर, लेबर, इंक्लूडिंग इंडिया। और $11 बिलियन वो हर साल नेपाल भेजते हैं, जो कि नेपाल की इकोनॉमी का 1/4 है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है।
अब ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इनमें कुछ लोग कह रहे हैं कि नेपाल में जो पहले मोनार्की होती थी, जो राजशाही होती थी, डेमोक्रेसी की जगह राजा होते थे, उसको वापस लेके आओ। तो इसका कारण है कि डेमोक्रेसी से ये लोग फेड अप हो चुके हैं। जैसे कि बताया कि बार-बार गवर्नमेंट चेंज हो रही है। करप्शन, नेपोटिज्म, बेरोज़गारी और कमज़ोर गवर्नेंस ने लोगों को ना एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति नॉस्टैल्जिक बनाया कि कैसे जब मोनार्की थी तो काइंड ऑफ स्टेबिलिटी थी। उसके अलावा एक रिलीजियस आइडेंटिटी भी लोग अपने आप को, क्योंकि नेपाल एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री है और एक हिंदू किंगडम था जो अपने आप को प्राउडली हिंदू कहते थे 2008 से पहले। और बहुत लोगों को ये रिजेंटमेंट है कि वो 2008 के बाद सेक्युलरिज्म की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और जो मोनार्की के सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं कि भाई हमारी हिंदू ट्रेडिशंस और कल्चरल यूनिटी जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। उसके अलावा जो मोनार्की थी वो स्टेबिलिटी और नेशनलिज्म भी प्रोवाइड करती थी। और किंग ज्ञानेंद्र जो अभी हैं, मैं इनकी स्टोरी बताऊंगा क्या है। इनको उनके सपोर्टर्स के द्वारा एक सिंबल और स्टेबिलिटी का एक मतलब वो ऑर्डर और स्टेबिलिटी का एक सिंबल के तौर पे देखा जाता है, एज कंपेयर टू जो आज यहाँ पे बार बार गवर्नमेंट चेंज होती है और जो बुरा हाल है उसके कंपैरिजन में। और बार-बार नारे लगाए जाते हैं कि राजमहल को खाली करो, जिसे अब म्यूजियम बना दिया गया। उसके अलावा एक जनरेशनल डिवाइड भी है कि जो पुरानी जनरेशन्स हैं, वो राजशाही को, मोनार्की को देखते हैं एक ऐसा टाइम जब सब कुछ स्टेबल था। और जो यंग लोग हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट से, एमिग्रेशन से, इन सब चीज़ों से परेशान होके वापस एक हिंदू स्टेटहुड और मोनार्की को वापस लाना चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि नेपाल में मोनार्की के प्रति इतना प्यार क्यों है? वहाँ के राजा को क्यों वापस लाना चाहते हैं? थोड़ी-सी नेपाल की हिस्ट्री जानते हैं। तो हम शुरू करेंगे साल 1846 से, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। तो उस टाइम पे नेपाल में थी एक राणा ओलिगार्की। ओलिगार्की होती है जब कई सारी फैमिलीज़ मिलकर रूल करते हैं। तो ये एक ऐसा टाइम था नेपाल की हिस्ट्री में जब ये जो राणा लोग थे ना, ये प्राइम मिनिस्टर थे वहां के किंग के। तो इन्होंने, ये लोग एब्सोल्यूट पावर एंजॉय करते थे और किंग को सिर्फ एक फिगर हेड बना दिया था। इंडियन हिस्ट्री में अगर हम देखें तो पेशवास थे जो, वो प्राइम मिनिस्टर्स थे इसी तरह। बट इंडियन हिस्ट्री में पेशवास जो थे वो एक फोर्स फॉर गुड थे। बट यहाँ पे राणा ओलिगार्की जो है एक तरह से विलन की तरह देखी जाती है। तो इसका अगर हम एक सिंपल ब्रेकडाउन करें तो वहां पे मैसेकर हुआ था, कोर्ट मैसेकर 1846 में, जहां पे जंग बहादुर राणा ने राइवल जो मंत्री वगैरह थे राजा के, उनको मार के सत्ता हथिया ली थी और खुद को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया था पूरी लाइफ के लिए। और ही एंश्योर्ड कि अब ये जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है ना, ये हेरिडेटरी होगी और राणा फैमिली में मेरे बाद मेरे बेटे को और उसके बाद उसके बेटे को मिलेगी। तो अब क्या हुआ कि राजा के पास कोई रियल पावर नहीं बची और जो राणा प्राइम मिनिस्टर थे वो आर्मी, ट्रेजरी और एडमिनिस्ट्रेशन सब कुछ कंट्रोल करते थे। तो एक तरह से उनकी फैमिली की डिक्टेटरशिप बन गई थी नेपाल में, यानी कि ओलिगार्की। ओके। अब इनकी पॉलिसीज थी कि नेपाल को बाकी दुनिया से आइसोलेटेड रखते थे। अपनी खुद की वेल्थ और लग्जरी को ये लोग प्रायोरिटाइज करते थे, जनता जाए भाड़ में। और लोगों की एजुकेशन को और या इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सोशल रिफॉर्म्स, इन सब को ये नेग्लेक्ट करते थे, जिसकी वजह से नेपाल बैकवर्ड रहता है। और ये एज ओल्ड तरीका है, अगर कोई भी रूलर एक देश पे अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का राज रखना चाहेगा ना, तो वो उस देश को जानबूझ के बैकवर्ड रखेगा। ओके। अब राणा समझदार भी थे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो ये ब्रिटिश के साथ क्लोज टाइज मेंटेन करके रखते थे और वहां से गुरखा सोल्जर्स को भेजते थे ब्रिटिश की आर्मी में सर्व करने के लिए। और यही गुरखा सोल्जर्स थे जिन्होंने 1857 के रिवोल्ट को दबाने में ब्रिटिश की हेल्प की थी, जलियांवाला बाग में फायरिंग की थी और वर्ल्ड वॉर्स में भी ब्रिटिश की तरफ से लड़े थे। अब पब्लिक पे क्या इम्पैक्ट हो रहा था कि ऑर्डिनरी नेपाल के जो लोग थे उनके पास कोई अधिकार नहीं थे, टैक्सेशन बहुत ज्यादा था, कोई सड़कें, हॉस्पिटल वगैरह कुछ नहीं थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे नीलबटे सन्नाटा, और गरीबी बहुत ज्यादा थी। डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेशन तो मतलब शायद किसी को पता ही नहीं था कि कुछ होती भी है। अब क्या होता है कि 1950-51 में जब इंडिया आजाद हो गया था, तो इंडियन गवर्नमेंट की मदद से नेपाल में इन राणाज के खिलाफ, इन प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू होता है। लोग दुखी थे कि भाई करप्शन है इतना ज्यादा और ये जो लोग हैं ये बहुत ही अल्ट्रा लग्जरी में जी रहे हैं और हम भूखे मर रहे हैं। ना कोई एजुकेशन है, ना हेल्थ है, ना इंडस्ट्री। आप इन चीजों को ना ध्यान रखना, ये चीजें आज भी सेम है नेपाल में। ओके। और ये कब 1846 से सेम चली आ रही है। ओके। मतलब
राणा से डेमोक्रेसी से मोनार्की से फिर डेमोक्रेसी आ गई, नक्सलवाद आ गया। बट ये जो अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है ना, ये आज भी वहां पे सेम है। ओके, हाई टैक्सेस थे, गांवों में पॉवर्टी थी, और बट क्या होता है कि इंडिया की आजादी के बाद इंडिया से इंस्पिरेशन लेके और इंडियन गवर्नमेंट की सपोर्ट से वहां पे डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ना शुरू होता है नेपाली लीडर्स में। और वहां पे नेपाली कांग्रेस पार्टी बनाई जाती है अंडर विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, जो कि अपनी इंडियन एक्सप्रेस थी मनीषा कोइराला, इनके ग्रैंडफादर थे। और ये एक रेवोल्यूशन लॉन्च करते हैं राणाज के इन प्राइम मिनिस्टर्स के खिलाफ। इस रेवोल्यूशन को ऑब्वियसली इंडिया सपोर्ट करता है, जो कि 1947 में हम आजाद हुए थे, और हम हमारी फॉरेन पॉलिसी जो थी ना वो आइडियलिस्ट थी कि हम डेमोक्रेसी को और इन सब चीजों को सपोर्ट करते थे। तो ये जो थे आपने मनीषा कोइराला के ग्रैंडफादर बीपी कोइराला, प्लस जो वहां के किंग थे त्रिभुवन, जिनको राणा प्राइम मिनिस्टर्स ने दबा के रखा हुआ था, इन लोगों को इंडिया सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया को भी एक फ्रेंडली डेमोक्रेटिक नेपाल चाहिए होता है, न कि एक आइसोलेटेड ऑटोक्रेसी। और इंडिया भी और नेपाल जो है वो इंडिया की ज्योग्राफी और जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से भी और इंडिया की सिक्योरिटी अगेंस्ट चाइना के लिए भी क्रूशियल था। सो इंडियन गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करती है। तो इसका आउटकम क्या होता है कि वहां पे रिप्रेशन होता है, तो वहां के जो किंग त्रिभुवन है वो इंडिया में आ जाते हैं 1950 में। राणा जो प्राइम मिनिस्टर उनको डिनाउंस करते हैं कि भाई ये फर्जी में बैठे हैं, इनका कोई वो नहीं है, और फिर वापस जाते हैं 1951 में इंडिया की हेल्प के साथ। फिर वहां पे रेवोल्यूशन क्रिएट किया जाता है। ये जो होते हैं प्राइम मिनिस्टर राणाज, ये अपनी हेरिडेटरी पावर खो देते हैं, और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एस्टेब्लिश की जाती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे यूके में है कि इंडिया में जैसे प्रेसिडेंट होता है उसकी जगह पे किंग होगा, बट बाकी पार्लियामेंट वगैरह सब होगा और इलेक्शंस भी होंगे। ओके, तो डेमोक्रेसी वहां पे प्रॉमिस की जाती है। फिर 1959 में नेपाल में पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है। ओके, और इसमें पहली एक गवर्नमेंट बनती है, और नेपाली कांग्रेस पार्टी लेड बाय मनीषा कोइराला's ग्रैंडफादर बीपी कोइराला एक बिग मेजोरिटी से वहां पे जीतते हैं। और लोगों को उम्मीद मिलती है कि अब लैंड रिफॉर्म्स होंगे, एजुकेशन आएगी और इकोनॉमी का मॉडर्नाइजेशन होगा। और लोगों को ये उम्मीद इसलिए थी क्योंकि पहली बार आम नेपाल के लोगों ने वोट किया था, और वो अपने साइड में पड़ोस में इंडियन डेमोक्रेसी को एक एग्जाम्पल की तरह देख रहे थे। बट स्टोरी में ट्विस्ट आ जाता है। यहाँ पे जो किंग त्रिभुवन थे जिनकी इंडिया ने हेल्प की थी, ये वाले, इनका बेटा जो है वो किंग बनता है 1960 में। ओके, एंड किंग बनते ही उसके मन में आता है कि भाई ये क्या इलेक्शन फिलेक्शन पार्लियामेंट, हम तो राजा हैं और हम ही राज करेंगे। तो दिसंबर 1960, सिर्फ 18 महीने हुए होते हैं इलेक्शंस को हुए, किंग महेंद्र जो है वो एक कू स्टेज कर देता है और बीपी कोइराला को करप्ट और इनएफिशिएंट बता के जेल कर देता है। ओके, और कहता है कि डेमोक्रेसी जो है इसने इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है, और इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसमिस कर देता है, और पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर दिया जाता है। और एक नया सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस होता है जिसको कहते हैं पंचायत सिस्टम, जो कि 1961 में आता है। अब पंचायत से गांव वाली पंचायत वही है, बट थोड़ा डिटेल में। और इसको जो ये किंग होते हैं ये कहते हैं कि ये एक पार्टीलेस डेमोक्रेसी है। ओके, पार्टीलेस डेमोक्रेसी। तो अब देखते हैं कि पंचायत एरा क्या था, ये जो 1961 से 1990 तक चला। और इसका स्ट्रक्चर ये था कि एक 4 टियर सिस्टम था। जैसे इंडिया में 3 टियर की पंचायत होती है, ऐसे पहले विलेज की पंचायत होती थी, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट पंचायत नेपाल में, उससे ऊपर जोनल पंचायत, और फिर एक राष्ट्रीय पंचायत जिसको वो नेशनल पार्लियामेंट कहते थे। इलेक्शंस होते थे विलेज लेवल पे, बट कैंडिडेट्स जो हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज को बिलोंग नहीं कर सकते थे। सबके सबको इंडिपेंडेंट होना जरूरी था, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को अबॉलिश कर दिया गया था। और ये कहा जाता है कि इन रियलिटी ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते थे ये राजा के ही लॉयल होते थे। किंग जो होता था वो सुप्रीम होता था इस पंचायत सिस्टम के अंडर, एंड ही यूज टू कंट्रोल आर्मी, जुडिशरी एंड बजट। और जो राष्ट्रीय पंचायत होती थी, जो वहां का नेशनल लेजिस्लेचर होता था इक्वल टू पार्लियामेंट, वो किंग की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता था। अब यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी और नेशनल स्लोगन्स दिए गए एक कंट्री बिल्डिंग के लिए, नेशन बिल्डिंग के लिए, एक राजा एक भेष एक भाषा, वन किंग वन ड्रेस वन लैंग्वेज। और पंचायत जो रिजीम थी, इन्होंने प्रमोट किया कि हिंदुइज्म जो होगा वो स्टेट रिलीजन होगा, गुड। नेपाली जो है वो लैंग्वेज होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, सही है, अंग्रेजी नहीं अपनाई। और जो लॉयल्टी होगी, जो राजा के प्रति सबकी लॉयल्टी होगी, और इससे कुछ सर्कल्स में एक रिजेंटमेंट क्रिएट होगी, एक नफरत क्रिएट होगी कुछ लोगों में। अब इसका
ऑपोजिशन किया गया क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज पे तो बैन लगा दिया गया था 1960 से। तो नेपाली कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग बीपी कोइराला या तो वो जेल हो गए या वो भाग के इंडिया आ गए या उनको निकाल दिया गया इंडिया के, निकलो यहाँ से। और बट जो कम्युनिस्ट लीडर्स थे ना वहां के, वो अंडरग्राउंड वो ग्रुप होना शुरू करा और उन्होंने एक पार्टी बनाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। अब ये नेपाल की हिस्ट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत ब्लड शेड करती है, बहुत बुरा हाल करती है। अब जो किंगडम है वो रिप्रेशन शुरू करते हैं, स्टूडेंट लीडर्स, यूनियन वर्कर्स, एक्टिविस्ट्स वगैरह इन सबको अरेस्ट किया जाता है, प्रेस पे सेंसरशिप इम्पोज की जाती है। फिर 1972 में किंग बीरेंद्र जो है वो आते हैं। ओके, तो अब ये किंग महेंद्र का सन है, जो ऊपर वाला पंचायत सिस्टम वाले किंग थे। और 1980 में आके एक रेफरेंडम करवाते हैं, लोगों की राय पूछते हैं कि भाई तुमको पंचायत सिस्टम चाहिए या हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी लेके आए वापस। ओके, तो उस रेफरेंडम में 55% जो लोग हैं वो कहते हैं कि हमें पंचायत सिस्टम चाहिए। बट क्रिटिक्स का कहना है कि ये वोट जो है ये रिग्ड था। अब कुछ रिफॉर्म्स भी ऐड किए जाते हैं इस रेफरेंडम के बाद, क्योंकि पंचायत सिस्टम ही कंटिन्यू होता है 55% वोट से, बट रिफॉर्म्स ऐड किए जाते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अब भी मोनार्कल रहता है। बट इससे ना डिससेटिस्फाई होके 1980 के रेफरेंडम से अब वहां पे स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो जाते हैं। अब स्टूडेंट मूवमेंट्स का ऐसा होता है कि कम्युनिस्ट जो होते हैं ना सबसे पहले स्टूडेंट्स को पकड़ते हैं, बिकॉज वो एज ऐसी होती है, कच्ची एज होती है, दुनिया से एक विद्रोह की भावना रहती है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, ये भी गलत हो रहा है, मेरे माँ बाप भी गलत है, ये भी गलत है, हॉर्मोन्स हाई होते हैं, एनर्जी हाई होती है। तो ऐसी एज में स्टूडेंट्स को बरगलाना बहुत आसान होता है, इसलिए हम देखते हैं कि जो भी प्रोटेस्ट होते हैं ना वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट होते हैं, आप चाहे बांग्लादेश हो, नेपाल हो या कहीं पे भी हो। ओके, बिकॉज एज ऐसी होती है, उस टाइम पे एक रेवोल्यूशनरी माइंडसेट रहता है, पेरेंट्स के खिलाफ, फैमिली के खिलाफ, प्रोफेसर्स के खिलाफ। तो उस टाइम पे अगर कम्युनिस्ट आपको आके बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत गलत हो रहा है, हम तुमको ऑर्गेनाइज करेंगे और फूंक दो सब कुछ सही है ये, देन बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करना, या हिंदी में कहें तो बरगलाना। तो ये स्टूडेंट मूवमेंट शुरू हो जाते हैं 1980s में। यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सेंटर्स ऑफ एंटी मोनार्की प्रोटेस्ट बन जाते हैं, और स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड ऑफ करप्शन, जो कि जायज डिमांडें हैं। अब क्या होता है कि ये जो पंचायत सिस्टम चल रहा था 1980s तक, आते आते करप्शन और इनएफिशिएंसी के इल्जाम इस पे लगने शुरू हो जाते हैं। और वहां पे फिर एक अर्थक्वेक आता है 1988 में, जो कहा जाता है कि भाई यहाँ पे बहुत करप्शन हुआ है, इसको मिस हैंडल किया गया है, जिससे कि जनता में बहुत गुस्सा होता है। फिर उसके बाद नेपाल 1989 में चाइना से हथियार खरीदता है बिना इंडिया को कंसल्ट किए हुए। तो गुस्से में आके इंडिया उन पे ब्लॉकेड लगा देता है, क्योंकि नेपाल का सारा जो ट्रेड है वो इंडिया के पोर्ट से होता है। तो इंडिया उन पे ब्लॉकेड लगा देता है। तो उससे वहां पे फ्यूल की, मेडिसिन की और बाकी चीजों की शॉर्टेज हो जाती है, जिससे पब्लिक सफरिंग, लोगों की तंगी बढ़ जाती है। और इससे जो वहां के आम लोग थे, कहा जाता है कि वो भी पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को ज्वाइन करते हैं किंग के अगेंस्ट। और 1990 में वहां पे होता है पहला जन आंदोलन, पीपल्स मूवमेंट, जो कि मैंने कहा था ना आगे बताऊंगा जन आंदोलन क्या है। तो इस जन आंदोलन में एक ब्रॉड बड़ी सी अलायंस बनती है, जिसमें एक होती है नेपाली कांग्रेस, दूसरा होता है यूनाइटेड लेफ्ट फ्रंट, जिसमें वहां के कम्युनिस्ट ग्रुप्स होते हैं इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। अब ये लोग नेशन वाइड स्ट्राइक, रैली, डेमोन्स्ट्रेशन, वायलेंस ये सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वहां की, वो गोलियां चलाती हैं प्रोटेस्टर्स पे और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। मैंने कहा था ना कि नेपाल में प्रोटेस्ट की हिस्ट्री और वायलेंस की हिस्ट्री कोई नई बात नहीं है। अब ये जो मास मूवमेंट होते हैं, ये वो जो किंग बीरेंद्र को फोर्स करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज करे। तो 1990 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाता है, जिसको किंग बीरेंद्र जो है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और नेपाल एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी बन जाता है। इंडिया इज ऑल्सो अ मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन जाता है। यानी कि अब से किंग की जो पावर्स हैं वो अनलिमिटेड नहीं रहेंगी, वो यूके की तरह हो जाएंगी कि किंग एक सेरेमोनियल हेड होगा, वो जो पार्लियामेंट डिसीजन लेगा वो किंग को मानने पड़ेंगे। और पॉलिटिकल पार्टीज जैसे कि नेपाल कांग्रेस एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, ये दोबारा से ओपन पॉलिटिक्स में आ जाती है 1990 में। इन पे बैन कब लगा था, रिमेंबर, जब पंचायत सिस्टम शुरू हुआ था 1960 में। अब आगे क्या होता है कि ये डेमोक्रेटिक इरा जो है ना, ये 1990 से 1996 में ही अपनी सारी हवा खो देता है।
1991 में इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी स्टार्ट होती है पीपल्स मूवमेंट के बाद, और एक नया कॉन्स्टिट्यूशन आता है। मैंने आपको बताया मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होती है, और इसमें ये लीडर होते हैं गिरिजा प्रसाद कोइराला, जो पहले बीपी कोइराला थे, मनीषा कोइराला के ग्रैंड फादर, ये उनके बेटे, और ये मनीषा कोइराला जो अपनी एक्ट्रेस हैं उनके फादर है। वो मेजोरिटी से जीतते हैं और वहां के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। बट अब डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं वहां, क्योंकि वहां के सिस्टम और बहुत जो होते हैं ना, बहुत ही वीक और अनस्टेबल होते हैं। तो वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। गवर्नमेंट्स बार-बार बदलती हैं क्योंकि पार्टीज़ में आपस में राइवलरी होती है, मेजॉरिटी नहीं मिल पाती किसी पार्टी को। आया-राम गया-राम बहुत चलता है वहाँ पे, एमएलए खरीद-बेच, जो कि अब भी वहाँ पे प्रॉब्लम है। सेम अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स चल रही हैं। करप्शन बढ़ता है क्योंकि कमज़ोर डेमोक्रेसी होगी, इंस्टीट्यूशंस वीक होंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके? और लोगों का ट्रस्ट डेमोक्रेसी में फिर से खत्म हो जाता है। तो लोगों को यही याद आता है कि जो 30 साल किंग का रूल था, दैट वाज स्टेबल। अब ये रोज-रोज प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, रोज चेंज हो रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है। एंड देखो, मोनार्की स्टेबल थी तो इन्वेस्टमेंट भी आ रही थी, सब कुछ हो रहा था, लोगों को जॉब मिल रही थी। ओके, वो बेशक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे खरे नहीं उतर रहे कि हाँ, वहाँ पे एक ही बंदे के पास बहुत ज्यादा पावर है, किंग ही आर्मी को कंट्रोल कर रहा है, जुडिशरी को कर रहा है, सब है, राइट्स कम है। बट जो आम आदमी है, जो खेत में काम कर रहा है या कोई लड़का जॉब ढूंढ रहा है, उसको ये लग रहा था कि हाँ, बार बार गवर्नमेंट चेंज नहीं हो रही, तो मुझे जॉब मिल रही है, पॉलिसीज में स्टेबिलिटी है, मुझे जॉब मिल रही है, पीस है, वायलेंस नहीं हो रहा है। सो वो नॉस्टैल्जिया है जो आज भी वहां के लोगों को याद आता है। तो बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स, अब ये जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स थे जो ये नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनी, ये सब या तो हाई कास्ट से बैकग्राउंड कर वो बिलोंग करते थे, या शहरों से आते थे। और ये लोग गांव के गरीबों की, दलित्स की, जनजाति की, मधेसीज की प्रॉब्लम से रिलेट ही नहीं कर पाते थे, ना उन पे फोकस करते थे। इसके अलावा सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज भी उठ के आने शुरू हो गए 91 से 96 के बीच में, कि 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे थे। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, गाँवों में सड़कें नहीं थी, स्कूल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, डेवलपमेंट नहीं थी। बहुत सारे नेपाल वही वाले लोगों को लगता था कि डेमोक्रेसी जो है, उससे सिर्फ़ अमीरों को फ़ायदा हो रहा है, आम जनता को नहीं। अब इसी में क्या होता है कि ये जो कम्युनिस्ट पार्टी जो मैंने कहा था, इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ब्लडशेड करेगी, इसमें एक दरार आती है। तो इसके 2 टुकड़े बन जाते हैं। सीपीएन एमएल, जो कि मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है, ये डेमोक्रेसी को एक्सेप्ट कर लेती है, इलेक्शंस कॉन्टेस्ट करती है और मेन अपोजिशन पार्टी बन जाती है। और इसी में से एक टुकड़ा टूट के जाता है सीपीएन यूनिटी सेंटर, जिसका पहले नाम था, अभी ये अपना नाम रख लेते हैं सीपीएन माओइस्ट, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल माओइस्ट। और माओइस्ट पढ़ के ही तुमको समझ जाना चाहिए कि क्या करेंगे। ओके, इंडिया में भी नक्सली है, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है। और माओइस्ट कहाँ से आता है? चाइना के जो डिक्टेटर था माओ, उससे, कि उसकी पॉलिसीज से। और इनकी आइडियोलॉजी क्या होती है अभी आगे बताऊंगा। तो इसके 2 लीडर्स थे। प्रचंड एक अपने आप को कहता था, उसका नाम था पुष्पा कमल दहल, भाई पुष्पा ही कह लेता, पुष्पा भी तो सही नाम है ना, इंडिया में 2 मूवी हिट हो चुकी। और दूसरा था बाबूराम भट्टाराय। अब माओइस्ट आइडियोलॉजी है, ये लोग मार्क्स, लेनिन और माओ तीनों में बिलीव करते हैं, तो इनके 3 पिताजी हैं। और ये आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी फेल हो चुकी है, गरीब और मार्जिनलाइज्ड जो हैं वो सफर कर रहे हैं, ठीक है? और ये एक आर्म्ड स्ट्रगल शुरू करना चाहते हैं, हथियार बंद विद्रोह, जिसको ये पीपल्स वॉर कहते हैं। इंडिया में भी ये लोग यही करते हैं, ओके? और यहाँ पे भी इनका एम यही है कि हम डेमोक्रेसी को ओवरथ्रो कर दें। वहां पे इनका एम था मोनार्की, बट एक्चुअल में जो कम्युनिस्ट होते हैं, उनका काम ये होता है कि किसी भी तरीके से आप जो एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एग्जिस्टिंग स्टेट है, उसको वीक करो। अगर आप प्रोटेस्ट से नहीं कर पा रहे हो तो आप वायलेंस से करो। जब आप उसको वीक करोगे तो आम जनता परेशान होगी, एंड देन आप अपने आप को उस आम जनता के सामने एज एन अल्टरनेटिव पेश करो, ताकि आप पावर ग्रैब कर पाओ। दैट इज देयर ओनली मोटिव। एंड कम्युनिज्म से आज तक दुनिया में सिर्फ ब्लडशेड, जेनोसाइड और सफरिंग ही आई है, कहीं पे भी खुशहाली नहीं आई है। ओके, तो ये एंगर और फ्रस्ट्रेशन होता है ना लोगों का, ये माओइस्ट को कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है रूरल एरियाज में। और आगे क्या होता है देखते हैं। अब शुरू होता है नेपाल का सिविल वॉर, बिकॉज ऑब्वियसली माओइस्ट हैं तो सिविल वॉर ही करेंगे। तो 1966 से 2006 तक ये सिविल वॉर चलता है। तो इसकी शुरुआत कैसे होती है कि 13 फरवरी, 14 को कर लेते हैं यार वैलेंटाइन डे से। तो 13 फरवरी 1996 को जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल है, माओवादी,
ये प्रचंड और बाबूराम द्वारा लेड ये पीपल्स वॉर डिक्लेयर कर देते हैं और ये अटैक करना शुरू करते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट्स में। पुलिस स्टेशन पे, गवर्नमेंट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन, मतलब जो भी सरकारी इनको दिखा उस पे इन्होंने वो कर दिया। और इनका एम था कि हम मोनार्की को खत्म करेंगे और इनइक्वालिटी को खत्म करेंगे और एक पीपल्स रिपब्लिक लेके आएंगे। और इंडिया में ये डेमोक्रेसी को खत्म करना चाहते हैं। सो एम इनका सिर्फ पावर ग्रैब रहता है। इसके कॉजेस क्या क्या थे? ये कहते थे कि डेमोक्रेसी जो है वो फेल हो गई है। अच्छा, 1990 से 96 तक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चल रही थी, बट दे वांटेड टू एंड मोनार्की। ओके, और कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी फेल हो गई है बट वी वांट टू एंड मोनार्की। और फ्रीक्वेंट गवर्नमेंट चेंजेस और करप्शन और वीक लीडरशिप, ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हम ये जो वायलेंस है ये क्रिएट कर रहे हैं। एंड माइंड यू, इस वायलेंस में लाखों निर्दोष जो है वो मारे गए थे। अब ये कहते हैं कि भाई ये सोशल इनइक्वालिटी है, इसकी वजह से हम वायलेंस कर रहे हैं। और पॉवर्टी का भी रीजन देते हैं कि 40% से ज्यादा लोग गरीब हैं। और इनकी आइडियोलॉजी किससे होती है इंस्पायर, ये मैंने आपको बता दिया है। अब ये किस तरह का होता है कॉन्फ्लिक्ट? ये गुरिल्ला वारफेयर करते हैं, सरप्राइज अटैक्स, एम्बुश, गांवों पे कब्जा कर लेना। ओके, जिस तरह इंडिया में लोग गांवों में प्रताड़ना करते हैं लोगों की, इसी तरह अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको ऑपरेशन सिंदूर जब हो रहा था पाकिस्तान के साथ, उसी टाइम अपना सेंट्रल इंडिया में भी एक ऑपरेशन हुआ था और अच्छी तरह पिलाई करी है इनकी और ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी है। न्यूज लॉन्ड्री पे बैठ के रो रहे थे कुछ जन लोग कि हाँ भाई अरे नक्सल मार दिए, नक्सल मार दिए। बट द ड्रामा हैज कंटिन्यूड फॉर टू लॉन्ग, इट वाज टाइम टू टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। तो ये लोग पुलिस फोर्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस को जला देते हैं, लैंडलॉर्ड्स को जिन टारगेट करते हैं। बहुत सारे गांव जो है वो माओइस्ट कंट्रोल में आ जाते हैं और वहां पे पैरेलल गवर्नमेंट्स चला दी जाती हैं रूरल नेपाल में। ओके, 17,000 लोग सरकारी आंकड़ों में इसमें मारे जाते हैं। असली नंबर बहुत ज्यादा होगा और 1 लाख से ज्यादा लोगों को अपने घर छोड़ने पे मजबूर होना पड़ता है। हजारों लोगों को या तो किडनैप किया जाता है, टॉर्चर किया जाता है, रेप किया जाता है, इवन गायब भी कर दिया जाता है। माओइस्ट और स्टेट फोर्सेस जो हैं दोनों पे इल्जाम लगते हैं कि आप ह्यूमन राइट्स की वायलेशन कर रहे हो। अब क्या होता है, इसी बीच में 2001 में नेपाल में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है, दैट इज 2001 रॉयल मैसेकर। क्या हुआ कि वहां पे काठमांडू में जो राजा का महल है, वहां पे किंग बीरेंद्र, उनकी वाइफ क्वीन ऐश्वर्या और 7 अदर फैमिली मेंबर्स थे, जो एक लंच चल रहा था उनको मार दिया जाता है। और वहां का जो क्राउन प्रिंस यानी कि युवराज थे, प्रिंस दीपेंद्र, उन पे अलेजेडली इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिपोर्ट्स कि उन्होंने इनको मारा है। ओके, शूट किया है। और क्यों मारा है, एग्जैक्ट रीजंस अनक्लियर रहते हैं और बहुत सारे रूमर्स स्प्रेड किए जाते हैं। कहा जाता है कि अपनी फैमिली पे फायर ओपन करने के बाद ही टर्न द गन ऑन टू हिमसेल्फ एंड शॉट हिमसेल्फ एंड ही डाइड 3 days लेटर। बट इट में इसमें भी बहुत सारी आपकी इनकंसिस्टेंसीज है, क्योंकि प्रिंस दीपेंद्र वाज राइट हैंडेड बट जो बुलेट वुंड है वो उनके लेफ्ट साइड पे था टेम्पल के। ना उनका कोई ढंग से पोस्टमार्टम हुआ। इवन स्कॉटलैंड यार्ड तक ने कहा कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, बट जो नेपाल की गवर्नमेंट है उन्होंने नहीं करने दिया। ओके, इसका इमीडिएट आफ्टरमैथ ये होता है कि पूरा कंट्री एकदम शॉक में चला जाता है। नेपाल के लोगों को बिलीव नहीं होता कि रॉयल फैमिली के साथ क्या हुआ, जिसको वो इतने दशकों से एक स्टेबिलिटी का सिंबल मानते थे, वो पूरी की पूरी फैमिली वाइप आउट हो गई है। फियर, कंफ्यूजन और दुख पूरे नेशन में फैल जाता है। और जो किंग बीरेंद्र के भाई थे, किंग ज्ञानेंद्र, वो नए किंग बन जाते हैं। अब इसके ऊपर बहुत सारे कारण और स्पेकुलेशंस भी चलते हैं कि प्रिंस दीपेंद्र ने अपनी फैमिली को पर्सनल डिस्प्यूट्स की वजह से मार दिया, कि वो उनको उनकी पसंद की देवयानी राणा, जो कि इंडिया के ग्वालियर के जो वो हैं सिंधियाज, वो इनके मामा हैं, उनसे शादी करना चाहता था। देवयानी राणा, जिनके मामा इंडिया के ये सिंधिया खानदान है, बट उनकी फैमिली इसका अपोज कर रही थी, दीपेंद्र की फैमिली। तो पब्लिक सस्पिशन है कि कुछ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई होगी या कोई फॉरेन हाथ होगा विदेशी ताकत का। बट कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, क्योंकि कोई ढंग से इंक्वायरी ही नहीं हुई। इसका पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि मोनार्की की क्रेडिबिलिटी बहुत बुरी तरह सफर करती है, क्योंकि लोगों को नए किंग में, किंग ज्ञानेंद्र में इतना फेथ नहीं होता, क्योंकि कोई जानता नहीं है उनको। ओके, एंड बट जो इनसे पहले किंग थे उनकी सब बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और ज्ञानेंद्र क्योंकि बहुत ही लेस पॉपुलर होते हैं और आगे वो कुछ ऐसे स्टेप लेते हैं जिससे उनको ज्यादा अथॉरिटेरियन माना जाता है। अब ये माओइस्ट और पॉलिटिकल पार्टी है ना, वो इसको यूज करते हैं, इस ट्रेजेडी को,
और इसकी वजह से जो मोनार्की में लोगों का विश्वास कम हुआ उसको, और वो और जोर से पुश करते हैं कि हम रेवोल्यूशनरी चेंज लेके आएंगे। अब इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ये होता है कि इसकी वजह से जो मोनार्की है वो पॉलिटिकली वीक हो जाती है, और इसकी वजह से ये जो डिसरप्टिव फोर्सेस होती है ना, माओइस्ट वगैरह, इनको रॉयल अथॉरिटी को चैलेंज करने का एक और मौका मिल जाता है। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से इस रॉयल मैसेकर की वजह से पूरी नेपाल की हिस्ट्री जो है वो अफेक्ट हुई। अब 2001 से 2003 के बीच में गवर्नमेंट और माओइस्ट के बीच में, माओइस्ट पता है ना अटैक कर रहे हैं और गुरिल्ला वारफेयर कर रहे हैं, उनके बीच में पीस टॉक्स चलते हैं। और क्योंकि 96 से यहाँ पे एक सिविल वॉर चला रहा है, और 2001 तक कंट्री जो है वो बहुत बुरी तरह अनस्टेबल हो चुका है। रॉयल फैमिली की डेथ भी हो चुकी है, जिससे पब्लिक ट्रस्ट भी कमजोर हो रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो नेपाल बहुत ज्यादा केओस में था। अब ये जो माओइस्ट हैं, जिनके ये प्रचंड और बाबूराम लीडर हैं, ये बहुत सारे रूरल एरियाज पे कंट्रोल कर रहे हैं, और कहा जाता है कि इनके पास बहुत मैसिव सपोर्ट है फार्मर्स की, मदेशीज की, माइनॉरिटीज की। तो एज अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्स, जो कि गवर्नमेंट नेपाली कांग्रेस लेड जो गवर्नमेंट थी वहां की, ओके, जो कभी कभी कम्युनिस्ट पार्टी का जो दूसरा फैक्शन था, यूनिफाइड मार्क्सिस्ट लेनिस्ट, उसके साथ थी। तो इनका इनका एक वो था, टारगेट था कि हम एक पीस ट्रीटी इनके साथ, माओइस्ट्स के साथ नेगोशिएट कर लें, ताकि ये वायलेंस है ये खत्म हो सके, और जो हमारे गांव वाले एरियाज हैं उन पे दोबारा गवर्नमेंट का कंट्रोल आ सके, और जो लोगों की ये बुरी तरह डेथ हो रही है, रोज रोज इतनी कैजुअलिटी हो रही है, ये खत्म हो सके। अब क्या होता है कि 2001 से 2003 के बीच मल्टीपल राउंड्स होते हैं बातचीत के बिटवीन गवर्नमेंट एंड माओइस्ट के रिप्रेजेंटेटिव। इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करता है, खास करके मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो है वो माओइस्ट की तरफ से नेगोशिएट करते हैं, ऐसा सुनने में आता है। अब माओइस्ट डिमांड करते हैं मेजर पॉलिटिकल चेंजेस, कि आप मोनार्की को बिल्कुल एबोलिश कर दो, खत्म कर दो, और एक पीपल्स रिपब्लिक यहाँ पे लेके आओ। गवर्नमेंट चाहती है कि माओइस्ट जो है वो हथियार डाल दें, पहले हथियार डालें, और एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल जो मोनार्की है उसको एक्सेप्ट करें, और मतलब और फिर उसके बाद हम कुछ आगे बात करें। तो ये जो टॉक्स हैं ये फेल हो जाती हैं। उसका रीजन होता है कि ना गवर्नमेंट माओइस्ट को और ना माओइस्ट गवर्नमेंट को ट्रस्ट करते हैं कि ये अपने प्रोमिस को पूरा करेंगे, और माओइस्ट की तरफ से कुछ नॉन नेगोशिएबल डिमांड्स रखी जाती हैं, जैसे कि वो गवर्नमेंट की एक रेडिकल रिस्ट्रक्चरिंग चाहते हैं कि पूरा ढांचा ही बदल दो, जो कि गवर्नमेंट अनविलिंग थी करने को। फाइटिंग चलती रहती है ग्राउंड पे। एक तरफ माओइस्ट जो है वो नेगोशिएशंस कर रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो पुलिस पोस्ट्स को, गवर्नमेंट ऑफिसेस को, इन सबको अटैक करते रहते हैं, जिसकी वजह से ये दिखता है कि इन लोगों पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, जो कि सच भी है। अब क्या होता है कि इंटरनल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि नेपाल की डेमोक्रेटिक हिस्ट्री हमेशा से ऐसी है कि वहां पे गवर्नमेंट टिकती नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट आज तक 5 साल नहीं टिकी है, जिसकी वजह से ये नेगोशिएशंस जो हैं ये भी बार बार डिसरप्ट होती हैं, कि 1 साल के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर है, उनसे कुछ बात हो रही है, फिर नए आए उन्होंने 2 पॉइंट चेंज कर दिए, फिर नए आए उन्होंने एक कर दिया। तो ये जो नेगोशिएशंस हैं सीरियसली नहीं हो पाती, और ये भी एक फेलियर का कारण है। अब क्या होता है कि 2003 के बाद ये जो फाइटिंग है ना ये बहुत इंटेंसिफाई हो जाती है, और गाँव के एरियाज पे और ज्यादा अटैक होने शुरू होते हैं। हजारों सिविलियंस जो है उनको अपना घर छोड़ना पड़ता है, और वो क्रॉस फायर में आर्मी और माओइस्ट के बीच में फंस जाते हैं और मारे जाते हैं। अब गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी और कमजोर हो जाती है, और लोगों को लगता है कि भाई इनसे ना हो पाएगा, क्योंकि पीस एफर्ट बार बार फेल होते हैं। तो इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि माओइस्ट्स को और ज्यादा सपोर्ट मिलती जाती है, और ज्यादा टेरिटरी वो जीतते जाते हैं, और ये जो फेलियर्स होते हैं ना टॉक्स के, ये एक स्टेज सेट करते हैं किंग ज्ञानेंद्र के लिए, कि वो एक डायरेक्ट एक्शन ले, एक डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करे। तो देखते हैं कि किंग ज्ञानेंद्र अब आगे क्या करते हैं। ओके, किंग ज्ञानेंद्र कब आए थे? रॉयल फैमिली के मैसेकर के बाद। ओके, शुरू में वो अनपॉपुलर थे। तो अब किंग ज्ञानेंद्र क्या करते हैं कि वो बार-बार ये जो सब टॉक्स फेल हो रही हैं, गवर्नमेंट्स गिर रही है, माओइस्ट अटैक हो रहे हैं, इतना इंस्टेबिलिटी हो रही है, और रॉयल मैसेकर हो गया, उसके बाद किंग ज्ञानेंद्र आए, तो 1 फरवरी 2025 को जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वहां की, जिसमें बार-बार प्राइम मिनिस्टर चेंज हो रहे हैं, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन यूएमएल की, उसको डिसमिस कर देते हैं, ये क्लेम करते हुए कि भाई इनके बस का नहीं है माओइस्ट इंसर्जेंसी को कंट्रोल करना, और वो डायरेक्ट कंट्रोल अज्यूम कर लेते हैं पूरे कंट्री का, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को सस्पेंड कर देते हैं, कहते हैं आर्मी पुलिस वगैरह सब अब मेरे अंडर काम करेगी।
और पॉलिटिकल लीडर्स इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवबा, इन सबको हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है। और किंग प्रॉमिस करते हैं कि मैं करप्शन खत्म कर दूंगा और माविस्ट्स को हरा दूंगा। रीजंस मैंने आपको बता दिए हैं क्या क्या थे, बट एक इंपॉर्टेंट रीजन है कि मिलिट्री भी किंग को सपोर्ट करती है, क्योंकि मिलिट्री खुद फेडअप हो गई थी इतना ब्लड शेड देख देख के कि सिविल वॉर से। तो वो किंग को इनेबल करते हैं कि आप कंट्रोल करो सब कुछ। इसका इमीडिएट कॉन्सिक्वेंस होता है कि जो प्रोटेस्ट्स हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस सप्रेस कर देते हैं, और बहुत सारे पॉलिटिकल या रेबल लीडर्स हैं उनको या तो अंडरग्राउंड जाना पड़ता है या हाउस अरेस्ट में डाल दिया जाता है या वो कंट्री से ही चले जाते हैं। बट माओइस्ट इंसर्जेंसी जो है वो अभी भी अंडरग्राउंड चलती रहती है। और इंटरनेशनली इसका जो रिएक्शन आया कि इंडिया, यूएस, यूके और वेस्टर्न कंट्रीज ने राजा का ये जो एक्शन है उसको कंडेम किया। ओके, इंडिया की आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें यहाँ पे देखने को मिली कि भाई डेमोक्रेसी है तो हम सपोर्ट करेंगे, डेमोक्रेसी के अलावा कुछ हो रहा है तो हम सपोर्ट नहीं करेंगे। अभी इंडिया इस फॉरेन पॉलिसी से हट गया है और एक प्रैग्मेटिक या एक प्रैक्टिकल फॉरेन पॉलिसी हम इस टाइम पे फॉलो करते हैं। आपको जयशंकर जी की बुक्स पढ़नी चाहिए, जो उन्होंने अभी सॉरी रिसेंटली जयशंकर जी ने जो 2 रिसेंट बुक्स निकाली हैं, वो आपको पढ़नी चाहिए इससे रिलेटेड। ओके? तो विदेशों ने क्या किया कि मिलिट्री और फाइनेंशियल एड जो है वो सस्पेंड कर दी नेपाल को, कि ऑलरेडी ही वो सिविल वॉर में फंसा हो, ऊपर से ये एड्स भी बंद कर दी। सिर्फ चाइना एक ऐसा कंट्री था जिसने सपोर्ट देना जारी रखा, हथियार वगैरह मोनार्की को। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने माओइस्ट से हाथ मिला लिया। तो देखो, पॉलिटिकल पार्टीज किसी की सगी नहीं होती, यहाँ देख लिया। इतने साल से माओइस्ट से लड़ रहे थे, ये नेपाली कांग्रेस और ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल, और अब ये जैसे ही किंग ने इनको हटाया, ये जाके माओइस्ट के साथ ही जुड़ गए, क्योंकि इनका भी अल्टीमेट एम है पावर कैप्चर करना। अगर लोग मरते हैं तो मरे, कुछ भी होता हो तो हो, हमें पावर मिलनी चाहिए। लोगों का गुस्सा बढ़ता है और मतलब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंडर मास प्रोटेस्ट शुरू होते हैं और एक जन आंदोलन 2 शुरू होता है। शुरू में बताया था ना कि लोग गुस्सा हैं कि 2 जन आंदोलन के बाद भी नेपाल की इतनी बुरी हालत है। इवेंचुअली ये जो एक्शन होता है ये बैकफायर करता है और मोनार्की को और ज्यादा कमजोर कर देता है इंस्टेड ऑफ स्ट्रेंथनिंग इट। और बाई नवंबर 2006 किंग को फोर्स हो जाता, मतलब किंग वाज फोर्स्ड कि वो दोबारा से पार्लियामेंट को रीइंस्टेट कर दे, और इससे एक रास्ता खुल जाता है नेपाल का कंप्लीटली रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं, एक कंप्लीट रिपब्लिक बनने का 2008 में। देखते हैं कैसे। अब पीपल्स मूवमेंट जो 2 है, जो 2006 में हुआ, इसमें क्या था कि सिविल वॉर से लोग थक गए थे। ओके, और किंग ज्ञानेंद्र ने पूरा टेक ओवर कर लिया था। तो ये जो पार्टीज है ना, जितनी भी वहां पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये मिलके एक 7 पार्टी अलायंस बनाती हैं, जिसमें सारी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। ओके, और उसके अलावा एक पूरे देश में इकोनॉमिक हार्डशिप तो चलो नेपाल में शुरू से ही चली आ रही है, करप्शन भी शुरू से चली आ रही है, और माओइस्ट वायलेंस भी हम देख रहे हैं 1996 से कंटिन्यूस है। तो इसकी वजह से पब्लिक फ्रस्ट्रेशन वहां पे बढ़ती है और मूवमेंट शुरू होता है अप्रैल 2006 में। तो ये 7 पार्टी अलायंस जो है ना, ये हाथ मिला लेते हैं माओइस्ट से। बहुत ही शर्मनाक बात है। ओके, डिस्पाइट प्रीवियस कॉन्फ्लिक्ट्स, और एक मास प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं जिसमें स्ट्राइक होती है नेशन वाइड, और इसको ऑब्वियसली ब्लड शेड भी होता है, और इसको जन आंदोलन 2 कहा जाता है। इन पार्टी के कैडर्स और माओइस्ट्स मिलके कहते हैं कि डेमोक्रेसी वापस लेके आओ, इसको मैंने कोर्ट्स में जानबूझ के डाला है, और मोनार्की को खत्म करो। पुलिस और आर्मी इसको सप्रेस करने की कोशिश करते हैं, बट नहीं हो पाता, और किंग ज्ञानेंद्र पे इंटरनेशनल प्रेशर और ये इंटरनल जो हालत होगी थी नेपाल की, इसकी वजह से प्रेशर बनता है और उनको पार्लियामेंट को रिस्टोर करना पड़ता है, जो उन्होंने पहले डिसॉल्व कर दिया था। अब ये 7 पार्टी अलायंस जो है ये वापस पावर में आ जाती है, और माओइस्ट जो हैं इनके साथ नेगोशिएशन शुरू कर देते हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के लिए। एज अ रिजल्ट एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस अकॉर्ड साइन होता है नवंबर 2006 में। इसमें इंडियन गवर्नमेंट की भी एक भूमिका थी, और सिविल वॉर जो है वो खत्म हो जाता है। और गवर्नमेंट और माओइस्ट जो हैं वो इसको साइन करते हैं, और माओइस्ट अपने हथियार डाल के पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेते हैं। और यूनाइटेड नेशंस मिशन इन नेपाल जो है वो इस सीज फायर को मॉनिटर करता है और इस डिसआर्मामेंट प्रोसेस को मॉनिटर करता है। ऑफिशियली अब ये 10 साल का जो सिविल वॉर था ये खत्म हो गया था, ऑफिशियली 17,000 डेथ्स के बाद। अनऑफिशियली कितनी है आज तक किसी को नहीं पता। इसका सिग्निफिकेंस था कि ये जो पीस ट्रीटी थी, जो पीस अकॉर्ड था, इससे जो पहले रेबल्स थे या नक्सली थे वो अब
मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गए हैं और नेपाल जो है एक फुली डेमोक्रेटिक सिस्टम बनने के राह पे चल पड़ा था। ओके, तो इसमें मोनार्की खत्म होगी और न्यूली इलेक्टेड पार्लियामेंट जो है 2008 में इलेक्शन होके बन जाता है और वो मोनार्की से रिवेंज लेता है और उसको अबॉलिश कर देता है मोनार्की को। 239 ईयर्स का जो रॉयल जो किंग्स का रूल था वो खत्म हो जाता है और नेपाल को एक फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक घोषित कर दिया जाता है। अब इस पॉलिटिकल शिफ्ट्स में माओइस्ट जो है ना वो एक मेजर पॉलिटिकल फोर्स बन के उभरते हैं और 2008 के जो इलेक्शन होते हैं उनको जीत लेते हैं। ओके, बट अब तुमको लगेगा डेमोक्रेसी आ गई सब सही हो गया, बट अभी ही असली इंस्टेबिलिटी नेपाल में शुरू हुई है। जो अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इस वजह से हो रहे हैं कि अब 2008 से 2025 के बीच में जो होता है, रिपब्लिक एस्टेब्लिश हो जाता है। 2008 में इलेक्शन होते हैं, माओइस्ट जीत जाते हैं। ओके, और मोनार्की हट के फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बन जाता है। ये सब पार्टीज होती हैं जो हमने पहले देखा। एक्सपेक्टेशन थी कि अब एक स्टेबल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट आएगी, बट रियलिटी में अब भी वही हुआ जो नेपाल में डेमोक्रेसी के नाम पे पहले होता था। पॉलिटिकल इनफाइटिंग होती है, एमपीज खरीदना बेचना, आज ये सरकार गिरी कल ये उठी, इस तरह से, और पावर स्ट्रगल चलता रहता है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज का मेन विजन देश की तरक्की करवाना नहीं, पावर ग्रैब करके ज्यादा से ज्यादा करप्शन करके अपने बच्चों को विदेशों में सेटल करना, प्रॉपर्टीज खरीदना, ये था। अब क्या होता है, एक मेजर माइलस्टोन है कि 2008 से 2015 के बीच में जब मोनार्की को हटा दिया जाता है तो नेपाल कहता है कि अब हम नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ओके, तो अब इसमें भी अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग-अलग कॉन्फ्लिक्टिंग विजन्स थी कि कोई कहता कि एथनिक ग्रुप्स को ये पावर हो या किस तरह से पावर को शेयर किया जाए। तो इस वजह से वहां पे बहुत फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो 2008 से 2012 के बीच इस फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स चेंज होते हैं, गवर्नमेंट्स कोलैप्स होती हैं, पार्टी स्प्लिट होती हैं और कोएलिशंस टूटती हैं। माओइस्ट भी 2 टुकड़ों में 2 माओइस्ट्स भी कई टुकड़ों में बँट जाते हैं। एक तो वो जो कहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ते रहेंगे और दूसरे हैं कि भाई हम तो डिससैटिस्फाइड हैं, मज़ा नहीं आ रहा, हम तो दोबारा से बूम-बा-बूम शुरू करेंगे। अब इसका आफ्टरमैथ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो मल्टीपल टाइम्स वहाँ पे डिले होता है, देर होती है। पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन फिर से बढ़ता है क्योंकि रिफॉर्म्स जो होते हैं वो स्लो होते हैं। करप्शन तो खैर वहां पे 24/7 एवरग्रीन है ही, और गवर्नेंस भी वीक है क्योंकि बार बार जो है सरकार गिरती जा रही है, प्राइम मिनिस्टर्स बदलते जा रहे हैं। 2015 में वहां पे नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया जाता है और उसे एक फेडरल, नेपाल को एक फेडरल स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। बट बहुत सारे मधेशी जनजाति ग्रुप प्रोटेस्ट करते हैं कि हम लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया, और इंडिया इनको सपोर्ट करता है, इन लोगों को। मधेसी जो बॉर्डर एरियाज पे रहते हैं नेपाल के और जिनकी कॉमन एंसेस्ट्री है इंडिया और नेपाल के बीच में। अब इंडिया क्या करता है, 2015-16 में दोबारा से एक बॉर्डर ब्लॉकेड लगाता है। एक तो पहले लगाया था जिसकी वजह से वहां पे फिर से फूड और फ्यूल की दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल स्टेबिलिटी वहां पे अचीव होती है कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, बट एथनिक और रीजनल टेंशन जो है वो अब भी अनसॉल्व्ड रहती है। अब 2015 से 20 के बीच में भी बार-बार गवर्नमेंट्स चेंज होती है। देखो, डेमोक्रेसी देखा जाए ना तो नेपाल में कभी स्टेबिलिटी नहीं लेके आई, एक बार भी। एंड दैट इज द रीजन कि लोग आज भी किंग को वहां पे बहुत ही इज्जत से देखते हैं, बिकॉज अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग एल्स किंग एटलीस्ट स्टेबिलिटी तो लेके आता है कि बार बार गवर्नमेंट तो नहीं चेंज हो रही है, बार बार पॉलिसीज तो नहीं चेंज हो रही है, विदेशों से इन्वेस्टमेंट तो आ रहा है, वो स्टेबिलिटी देख के जॉब्स तो क्रिएट हो रही हैं। अब तो कुछ भी नहीं हो रहा, दैट्स वाई किंग इज स्टिल रेवर्ड इन नेपाल। ओके, तो लीडर्स, अब फिर वही होता है 15 से 20 के बीच में भी वही साइड स्विच करना, कोएलिशन बनी टूटी, आपस में पार्टीज में राइवलरी, और केपी शर्मा ओली वर्सेस ये जो माओइस्ट लीडर थे पुष्पा। ओके, ये एक दूसरे की गवर्नमेंट गिराने पे इनका ज्यादा ध्यान रहता है, नेपाल की डेवलपमेंट पे इतना ध्यान नहीं रहता। ओली जो है कई बार प्राइम मिनिस्टर सर्व करते हैं, कुछ गवर्नमेंट्स तो कुछ महीने के लिए ही चलती हैं। बहुत पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल पार्टनर्स जो है वो कॉशियस हो जाते हैं और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जहां पे कॉशियस हो गए तो वहीं पैसा आना बंद हो जाएगा। अब 2020-21 में फिर से कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है। ओली जो है वो टेक ओवर कर लेते हैं, वो पार्लियामेंट को 2 बार डिसॉल्व करते हैं कि मैं इलेक्शन करवाऊंगा तो शायद मुझे ज्यादा वोट मिल जाए और मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार आ जाए, पॉलिटिकल डेडलॉक बता के। बट इसका असली कारण होता है ये माओइस्ट लीडर पुष्पा से इनका जो पावर स्ट्रगल चल रहा होता है।
और फाइनली सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है और ये जो पार्लियामेंट इन्होंने डिसॉल्व किया था ना, इसको रिस्टोर करते हैं और ओली को कहते हैं भैया तू रिजाइन कर। इसका इम्पैक्ट होता है कि इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो नेपाल के डेमोक्रेटिक सिस्टम को और ज्यादा वीक कर देते हैं। अब फाइनल शोडाउन आता है 2022 से 24 के बीच में कि जनरल इलेक्शन होते हैं, बट किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिलती, कोalitions बनती है और वो कोalitions क्योंकि वहां पे शायद इंडिया की तरह एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा, तो ये फ्रेजाइल रहती हैं कि आज इधर कूदा कल उधर कूदा इस तरह करके फिर बार बार पीएम चेंज होते हैं, पार्टीज फेल होती हैं कोई स्ट्रॉन्ग स्टेबल गवर्नमेंट बनाने में। और अब तक जनता जो है ना वो पक चुकी है, बहुत बुरी तरह पक चुकी है। पब्लिक प्रोटेस्ट होते हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन होते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह जो सारी चीजें देखी, और गवर्नेंस का तो बुरा हाल है। और यहां से ये जो जनता का गुस्सा है, ये फाइनली जो सोशल मीडिया बैन किया ना, यहाँ पे ये बन के फूटता है। और आज हम देख रहे हैं कि नेपाल इज बर्निंग येट वंस अगेन। तो ये थी पूरी नेपाल की हिस्ट्री। और आई होप कि अब आपको समझ आ रहा होगा कि ये जो एक्चुअल इशू है ये क्या है, ना कि शॉर्ट में आप समझ रहे हो, आपको पूरा बेस समझ आ गया होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगा तो आई रिक्वेस्ट कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहीं पे आपको इस लेक्चर की पीडीएफ मिलेगी, इस क्यूआर कोड को स्कैन आप करके ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, या फिर ये नाम लिख के भी आप सर्च कर सकते हैं, द अंडरडॉग्स आचार्य। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू वाचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। हैव अ नाइस डे।